हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि मनी म्यूल्स किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से साइबर अपराधी हमारे और आपके जैसे आम लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करके ठगी द्वारा जो पैसा उन्होंने अर्जित किया होता है उसको वो उन अकाउंट से रोटेट करके निकाल लेते हैं और हम लोगों को फंसा देते हैं, हम लोगों को जो है साइबर अपराध में फंसा देते हैं। तो ये मैंने एक वीडियो में समझाया था। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुछ नए तरीके ऐसे सामने आ रहे हैं जिसके द्वारा लोगों को कन्विंस किया जा रहा है, उनको मनी म्यूल बनाया जा रहा है। मनी म्यूल क्या होता है? मनी मीन्स पैसा और म्यूल मीन्स खच्चर, जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वो जाके जरूर देखिएगा। तो यहां पर क्या होता है कि आपको एक पैसा ढोने वाला खच्चर बनाया जा रहा है जो कि साइबर ठगी से आया हुआ पैसा अपने अकाउंट में लेता है और वो पैसा कहां भेज देता है? साइबर ठगों के पास तक भेज देता है। तो मैं आपको आज के वीडियो में समझाने वाला हूं, कुछ ऐसे तरीके दिखाने वाला हूं जिसके जरिए साइबर ठग आपको उसका शिकार बना रहे हैं और आपको भनक भी नहीं लगती, क्योंकि आपको वो चीजें जेन्युइन लगती हैं और आप उसमें फंस जाते हैं और लास्ट में साइबर अपराधी कहलाए जाते हैं। यानी कि जो कंप्लेंट होती है वो आपके अगेंस्ट होती है, आपके पास ना तो पैसा है, पैसा आपने साइबर ठग को दे दिया, लेकिन कंप्लेंट कौन भुगत रहा होता है? आप भुगत रहे होते हैं। कार्रवाई किसके अगेंस्ट होती है? आपके अगेंस्ट होती है। तो आज का जो वीडियो है इसमें सिर्फ तरीके के बारे में बात की जाएगी, समाधान या क्या होना है इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अलग अलग तरह के नोटिस आपके पास आते हैं और उनका क्या समाधान होता है। तो शुरुआत करते हैं, पहला केस स्टडी लेते हैं। पहला केस स्टडी है संजय का। ये सारे काल्पनिक नाम और स्थान है। तो संजय को जॉब की जरूरत है। संजय ने एमबीए किया है, फ्रेशर है। संजय गाजियाबाद में एक विज्ञापन देखता है, कहीं पर किसी अखबार में या कोई पैम्पलेट वो देखता है। पता चलता है कि उसको डेटा एंट्री ऑपरेटर की किसी कंपनी को जरूरत है। वो उस कंपनी को कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो एलिजिबल है। उसको बताया जाता है कि ये जॉब जो है 15,000 रुपए की है। वो वहां जाता है, वहां इंटरव्यू देता है और देखता है कि उसके साथ एक नहीं 15-20 लोगों की भर्ती एक साथ की जा रही है और कई सारे लोगों की वैकेंसी है। अब वो जो कंपनी है, प्रॉपर कंपनी सेटअप है, वो वहां पहुंचता है, वहां उसको जॉब दे दी जाती है और बताया जाता है कि 15,000 रुपए की जॉब है और आपको करना यह है कि कुछ एक्सेल शीट दी जाती है और कुछ कैलकुलेशन दी जाती है करने के लिए। बहुत ही आसान सी लगने वाली, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन दी जाती है जो आपको दिन भर बैठ करके वहां पर करनी है। 2-4 दिन बाद संजय को बताया जाता है कि आपकी जो सैलरी है उसके लिए हम आपकी सैलरी अकाउंट खोलने वाले हैं। जो बैंक अकाउंट है वो कंपनी आपको खुलवा करके देगी। तो आपका जो अपना बैंक अकाउंट है उसका इस्तेमाल आपको सैलरी लेने के लिए नहीं करना है। एक बैंक एग्जीक्यूटिव आता है, उससे कहता है कि साइन कर दीजिए। और आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी कोई बैंक अकाउंट खोलना हो या इस तरह की कोई भी कागजी कार्रवाई होती है उसमें हम आमतौर पर फॉर्म जो होता है वो खुद नहीं फिलअप करते हैं। हमें सिर्फ बता दिया जाता है कट कट करके कि भैया यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, वहां साइन कर दो। आप उस तरह से साइन कर देते हो और पहली बार आपकी जॉब है तो यकीनन आप कुछ ऐसा शक करते नहीं हो। तो वहां पर क्या हुआ, संजय ने सारी जगह पर साइन कर दिया, फॉर्म फिलअप करके दे दिया, ये सोचते हुए कि चलो ठीक है, कितनी अच्छी कंपनी है, सैलरी अकाउंट खुद खुलवा करके दे रही है। 3-4 दिन बीतते हैं, एक हफ्ता बीतता है। उसको बताया जाता है कि जो बैंक एग्जीक्यूटिव आया था उसने अब जॉब चेंज कर ली है जिसकी वजह से आपके बैंक अकाउंट नहीं खुले हैं। तो अब एक नया बैंक एग्जीक्यूटिव आएगा और आपको फिर से वही फॉर्म फिलअप करना है। फिर से आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स होती हैं, वो देनी पड़ेगी। अब संजय को लगता है कि एक जॉब है, क्योंकि संजय 10 से 5 तक वहां रोज जा रहा था। बाकायदा वो एक्सेल शीट पर कुछ दिए हुए फॉर्मूले के साथ में कुछ कैलकुलेशन करके अपने मैनेजर्स को भेज रहा था। तो उसको ये जॉब अच्छी नहीं लग रही थी, बोरिंग लग रही थी। फिर भी सैलरी अकाउंट खुल जाएगा, कौन नहीं चाहता। एक हफ्ते बाद फिर से एक बंदा आया, सैलरी अकाउंट के लिए फिर से डॉक्यूमेंट लेके चला गया। 15-20 दिन ही बीते थे कि संजय को ये जॉब जो है बोरिंग लगने लगी थी। उसको लगा कि यार ये बहुत ही बेकार सा, मोनोटोनस सा काम है, कोई खास इसमें ग्रोथ नहीं है, कुछ सीखने को नहीं है। और उसको दूसरी जगह से, चूंकि वो जॉब की तलाश में पहले से ही था, दूसरी जगह से जॉब ऑफर हुई, उसने ये कंपनी छोड़ दी। उसने ये कंपनी छोड़ी, उसके 3 से 4 महीने बाद उसके घर पर एक बैंक का नोटिस आया। कौन सी बैंक से? एसबीआई बैंक से, मान लेते हैं। एसबीआई बैंक से उसके घर में नोटिस आया। उसको बताया गया कि भैया तुम्हारे जो बैंक अकाउंट्स हैं उससे लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और कई सारे साइबर अपराध के मामले तुम्हारे खिलाफ लगाए गए हैं और तुम जो है जवाब नहीं दे रहे हो। हमने आपसे कई बार केवाईसी मांगी है और आपने एक बार भी केवाईसी नहीं दी है। तो ये लेटर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, इसको लेकर के सीधे बैंक पहुंचिए और बताइए कि आपने जो साइबर अपराध किया है वो क्यों किया है और जो भी डिटेल्स थी उनसे मांगी गई। अब ये देख करके वो जो संजय भाई साहब थे वो तो डर गए, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा था ही नहीं कि साइबर अपराध का ये जो केस उनके ऊपर लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है। क्योंकि वो जो बैंक अकाउंट था, उस बैंक अकाउंट में सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो संजय के लगे हुए थे, लेकिन उसमें जो ईमेल आईडी और फोन नंबर था
वो संजय का नहीं था। क्योंकि क्या होता है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो आमतौर पर इस तरह का खाता खुलवाने से पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना खुद का डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? ताकि जो भी ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी आने हो वो सारे उस नंबर पर आए, उस मोबाइल नंबर पे आए जो नंबर वहां पर इनिशियली सेट किया जाता है। तो यहां पर जो कुछ भी हुआ आपको बता दिया मैंने, जो भी सैलरी अकाउंट खोले गए थे वो सैलरी अकाउंट दरअसल स्कैमर्स ने खुलवाए थे। संजय बैंक पहुंचता है, बैंक में उसको एग्जैक्ट एक ट्रांजैक्शन डिटेल दी जाती है और बताया जाता है कि आपके अगेंस्ट इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं, नंबर 1, और इस खाते से जो एसबीआई का आपका खाता है जिसमें कि आप कह रहे हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं लेकिन बाकी डिटेल्स आपकी नहीं है, उससे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। और धीरे धीरे पता चलता है कि संजय के ऐसे 7 अलग अलग बैंकों में खाते हैं। उसमें से जो एक बैंक खाता है वो करंट अकाउंट है, बाकी के 6 जो अकाउंट हैं वो सेविंग अकाउंट्स हैं, और सभी जो अकाउंट्स हैं वो अलग अलग बैंकों में हैं, और सभी से लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की गई है, और सभी बैंकें संजय को ढूंढ रही हैं। इसके बाद क्या होता है, पुलिस जो है संजय को बुलाती है, उनसे बातचीत करती है, और उसके बाद संजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, 2 महीने की गिरफ्तारी संजय ने झेली। संजय ने पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसे मैं जॉब के लिए गया था, क्योंकि 3-4 महीने बीत चुके थे। कई बार आपको ध्यान ही नहीं रहता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कब और कहां दिए थे। हालांकि जब पुलिस को बताया, पुलिस उस प्रीमाइसेस पे गई तो पता चला कि वहां पर ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जी हाँ, तो यहां पर जब मकान मालिक से पूछा गया तो पता चला कि कोई कंपनी आई थी, उन्होंने 2 महीने में ही ये प्रीमाइसेस खाली कर दिया गया। जब उन अकाउंट्स को खंगाला गया, उनके डिटेल्स को खंगाला गया, उनके डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया, तो पता चला कि वो एक फर्जी कंपनी थी। तो फर्जी लोग एक फर्जी कंपनी स्टेब्लिश करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, और एक दिन कंपनी बंद हो जाती है। तो ये तो था एक तरीका। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह की किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आप बैंक का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो आपको ध्यान से देखकर फिलअप करना है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो पहले उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चेक करें, कब से वो कंपनी है, उसके डॉक्यूमेंटेशंस क्या हैं, क्या वो सच में लीगल कंपनी है भी या नहीं है। जैसा कि आपने इस केस में देखा, अभी तक कार्रवाई चल रही है, कोई समाधान नहीं निकला है, और पता चला है कि वो इकलौता नहीं था। उस कंपनी में और भी जो लड़के काम कर रहे थे, सभी के साथ ऐसा हुआ है, और सभी के ऊपर इस तरह के केसेस लगाए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ अखबार के न्यूज जहां पर इस तरह के और भी मामले सामने आए हैं। एक वेजिटेबल सेलर थे विजय रस्तोगी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, उनके खाते से 172 करोड़ रुपए 172 करोड़ रुपए घूम जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता। पता कब चलता है? जब इनकम टैक्स का नोटिस उनके घर पे आता है कि भाई इसका हिसाब दो, ये जो 172 करोड़ रुपए आपके खाते से घूमे हैं। तब जाकर के विजय रस्तोगी पुलिस के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि उसका इस पैसे से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बैंक अकाउंट है वो भी फर्जी है। मुझे नहीं पता कि ये बैंक अकाउंट कब खोले गए, कैसे खोले गए, लेकिन उसमें जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है उसका इस्तेमाल जो है विजय रस्तोगी का ही था। यानी कि विजय के ही एक्चुअल आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल करके इस तरह के बैंक अकाउंट खोले गए, और उनका जो इस्तेमाल है वो साइबर अपराध में किया गया। आपको बता देता हूं, एक परसों की न्यूज है जहां पर यूपी पुलिस ने बताया कि उसने 27 गेमिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है और 6000 बैंक खाते, जी हां, 6000 बैंक खाते फ्रीज किए हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा था साइबर अपराध में, और 15 लाख लोग जो हैं उसमें उस गेमिंग नेटवर्क में जुड़े हुए थे, ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें कि 38,000 करोड़ रुपए की होने वाली ठगी को जो है पुलिस ने बचाया है, ऐसा पुलिस का दावा है। तो ये एक बहुत बड़ा साइबर अपराध का मामला होने वाला था जिसको पुलिस ने समय रहते रोका है, ऐसा पुलिस का दावा है। तो ये आप देख रहे होंगे कि बैंक अकाउंट का क्या रोल है साइबर अपराध में। जितने भी साइबर अपराध होते हैं वहां पर मनी म्यूल्स, अब ये जो 6000 बैंक अकाउंट्स हैं ये या तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स तो फर्जी नहीं है, लोग तो असली होते हैं। तो कार्रवाई किस पे होती है? असली लोगों पे होती है, लेकिन उनको बरगलाकर, बेवकूफ बनाकर कुछ केसेस में उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं, या फिर धोखे से उनके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके इस तरह के बैंक अकाउंट खोले जाते हैं और उनका इस्तेमाल साइबर अपराध में किया जाता है। ऐसी एक खबर और है, आप देख लीजिए, फर्जी खाता खोलकर 18 से 20 हजार रुपए में बेचते थे साइबर ठग को। तो यानी कि जो आदतन अपराधी लोग हैं, ये लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को, जो डेली वेजर्स होते हैं, सब्जी विक्रेता होते हैं,
और जो चाय के ठेले पे काम करने वाले लोग होते हैं या जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनको लोन दिलाने के नाम पर, उनका सिबिल स्कोर इंप्रूव कराने के नाम पर इस तरह के झूठ बोलते हैं और उनसे जो है बैंक अकाउंट का पूरा किट 5-5, 10-10 हजार रुपए में, 18-18, 20-20 हजार रुपए में इस तरह से लेकर के उसका इस्तेमाल जो है, बैंक अकाउंट का जो इस्तेमाल होता है वो साइबर ठगी में किया जाता है और उससे पैसा सारा रोटेट करके साइबर ठग निकाल लेते हैं। जब पुलिस कार्रवाई करने पे आती है तो बेचारे मासूम फंसते हैं जिनका कि एक्चुअल में इसमें कोई रोल होता ही नहीं है। ठीक है, तो जब आप कहते हैं कि पैसे क्यों नहीं पकड़े जाते, उसका कारण यही है कि लोग खुद इतने सतर्क नहीं है कि वो अपना बैंक खाता खुद जाकर के रेंट पर दे आते हैं या बेच आते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर या जॉब के नाम पर वो अपने खुद के खाते का इस्तेमाल इस तरह की ट्रांजैक्शंस में करते हैं। अब एक और न्यूज देख लेते हैं। ये लखनऊ की खबर थी जिसमें कि 2 साल में बनाए थे 4 लाख फर्जी आधार और पैन कार्ड, फिर फेक बैंक खाते खुलवाकर की साइबर ठगी, 3 अरेस्ट। तो अब ये लोग क्या करते थे, तो ऐसा बताया गया कि ये लोग क्या करते थे, ये जो एक्चुअल आधार नंबर होते थे, जैसे मान लीजिए मेरा कोई आधार नंबर है, उसमें ये दूसरे का फोटो, दूसरे का एड्रेस डालते थे और उसी नाम पर वो पैन कार्ड बनाते थे। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबर थी कि 4 लाख से अधिक फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाए, उनको लिंक कराया और उसके बाद उनके आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाए गए और जिनका इस्तेमाल किया गया साइबर ठगी में। ये सारे बैंक अकाउंट जो होते हैं वो साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आधार कार्ड देखा जाएगा तो वो अजय सिंह का निकलेगा, लेकिन जो फोटो लगी है वो विजय की लगी है और एड्रेस जो लगा हुआ है संजय का लगा हुआ है। तो वो पकड़ेगा किसको, किसको जाओगे पकड़ने के लिए? पुलिस लास्ट में गुमराह हो जाती है और इस तरह के पैसे की रिकवरी नहीं होती है। अगला देख लेते हैं। जयपुर में भी ऐसे ही MBBS और BSc के स्टूडेंट्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया था और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर इनको मनी म्यूल बनाया गया था। कोई भी MBBS का स्टूडेंट, आप बेवकूफी होगा जो अपने नाम पर करंट अकाउंट खुलवाएगा और उससे 2-3 लाख रुपए मंथली रेंटल के नाम पर उस अकाउंट को रेंट पर देगा। अब वो क्या होता है, वो धोखे का शिकार होते हैं। उनको ये कहा जाता है कि देखो भैया ये इलीगल नहीं है, हमारी एक गेमिंग कंपनी है, हम बाहर से आए हैं, इंडिया के अंदर हमारा कोई लीगल सेटअप नहीं है, तो हम लोग जो अपने मर्चेंट से जो पैसा लेना चाहते हैं वो आपके अकाउंट में लेंगे और आपको एक निश्चित दर पर एक कमीशन दिया जाएगा, चाहे वो अमाउंट में हो या परसेंटेज में हो। ठीक है ना, तो आपसे कहा जाता है कि आप एक बैंक अकाउंट खोल लो। आप भी एक इनोसेंट की तरह आप सोचते हो यार इसमें क्या गलत है, ठीक है कोई गेमिंग कंपनी है, उसका पैसा ही तो लेना है और उसको ही तो देना है आगे जाकर के, बीच में कमीशन है, तो उसमें फ्रॉड कुछ नहीं है। लेकिन पीछे क्या चल रहा होता है, पीछे चल रहा होता है साइबर ठगी का खेल। आपको लगता है कि कोई MBBS करने वाला स्टूडेंट अपने रियल पैन कार्ड और आधार कार्ड पर अपने घर के नियरेस्ट बैंक में जाकर के, इतनी हिम्मत होगी उसको पता होते हुए भी कि साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होने वाला है वो, और वो जाके बैंक अकाउंट खोल देगा? बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अंत में क्या हुआ, अखबार में उसकी फोटो आई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा एक और केस अखबार में आया था जिसमें बताया गया था कि एक मजदूर के खाते से 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिया गया और उसको पता ही नहीं है भाई साहब कि उसके अकाउंट से क्या कारस्तानी की गई है। तो यहां पर आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है और खासकर बैंकर्स को। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक बैंकर से मिला था, उन्होंने बताया कि उनको जो है 20 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था। 20 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था 5 फर्जी बैंक अकाउंट्स के लिए। जी हाँ, तो ये जो फर्जी बैंक अकाउंट्स खुलते हैं इसमें कहीं ना कहीं इस तरह के बैंक एम्प्लॉयज की भी मिली भगत होती है। आपने आज ही देखा होगा कि फर्जी चाइनीज लोन ऐप के नाम पर 2 CA को गिरफ्तार किया गया था जिन्हें आज बेल मिल गई है। ऐसी एक खबर थी जो मैंने आज सुबह पोस्ट की थी। तो यहां पर CA से लेकर के बैंक अधिकारी से लेकर के और तमाम भ्रष्ट लोग इसमें शामिल हैं इस पूरे सिस्टम में, जो कि बैंक अकाउंट्स बेचते हैं। लेकिन वो बैंक अकाउंट्स खुलवाने के लिए वो रियल आदमी को ही शिकार बनाते हैं, वो रियल लोगों को ही शिकार बनाते हैं, क्योंकि कहीं आधार कार्ड कहीं हवा से तो नहीं आ जाएगा, अपना आधार कार्ड तो दे नहीं देंगे वो। तो कंपनी खुलवाने के लिए हो, चाहे वो इंडिविजुअल सेविंग बैंक खोलने के लिए हो, उनको लोगों के अकाउंट्स की जरूरत होती है। तो आपको क्या करना है, आपको रहना है बहुत ज्यादा सतर्क। तो आपको क्या करना है, आपको रहना है बहुत ज्यादा सतर्क। जहां जरूरी ना हो वहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह की डिटेल्स ना दें, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने दी भी है तो ये सुनिश्चित करें कि जहां पर आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं वहां पर अगर उपयोग नहीं हुए हैं तो वो फोटोकॉपीज अपनी वापस लें। नंबर 3, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि भैया आधार वेरीफाई होता है बैंकों में तभी वो बैंक अकाउंट खुलते हैं, लेकिन समहाउ
कुछ ना कुछ मैनेजमेंट तो है ये बैंकिंग सिस्टम के साथ में कि इस तरह के बैंक अकाउंट्स खोले जाते हैं। अभी पिछले दिनों ही यूपी पुलिस ने बताया था कि आगरा के फतेहाबाद रोड पर 2 ऐसी बैंक्स हैं, उनके तमाम सारे लगभग 450 बैंक अकाउंट थे जो कि साइबर क्राइम में, यानी कि फर्जी पैसों को यहां से वहां करने में इस्तेमाल किए जा रहे थे। और ये 2 बैंकें थी, बंधन बैंक और एचडीएफसी बैंक। यहां तक कि इन खातों का लिंक, इन जो फर्जी वाला था उसका लिंक जो है वो एक नेता बीएसपी के एमएलए हैं, जुल्फिकार भुट्टो, पूर्व एमएलए हैं, जिनका कि कुछ एचएमए ग्रुप के नाम से कंपनी है, उसके साथ भी इसका रिलेशन, इन अकाउंट्स का रिलेशन बताया जा रहा था। तो ये मनी म्यूल्स बनाने का जो धंधा है, जो गोरख धंधा है, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ये आरोप मैं आपको बता रहा हूं अखबार से पढ़ के, मेरा नाम मत लगाइएगा कि मैंने बताया है या मैं किसी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं इसमें से ज्यादातर बातें अखबार से हैं या फिर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे हैं, यानी कि लोग मुझे आकर इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी बताते हैं, अपनी स्टोरी साझा करते हैं और बताते हैं कि आप लोगों को अवेयर कीजिए, इस तरह से मनी म्यूल्स ना बने, इस तरह से अपने खातों का जानबूझ करके या अनजाने में इस्तेमाल ना होने दें, क्योंकि दिक्कत किसको होती है? एट द एंड दिक्कत आपको होती है। तो आज का ये जो एपिसोड है ये यहाँ खत्म नहीं होने वाला है। अगले एपिसोड में मैं आपको डिजिटली किस तरह से वो वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लोगों को लालच दे करके मनी म्यूल बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम एक और वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन लोगों को जिनको की मनी म्यूल बनाया जाता है। तो यहाँ आज की जो वीडियो में हमने चर्चा इस बात की थी कि कैसे ऑफलाइन नौकरी के नाम पर झांसा देकर के लोगों को या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स लेके किसी भी कारणवश, चाहे वो सिविल स्कोर बढ़ाने के नाम पर हो, चाहे लोन दिलाने के नाम पर हो, इंश्योरेंस लेने के नाम पर हो, या फिर कार लोन या और दूसरी चीजें जो भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपसे जो डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं उसको अगर आपके पास वापस नहीं किया गया और उन डॉक्यूमेंट्स के जो इस्तेमाल हैं वो गलत बैंक अकाउंट खुलवाने में किए गए हैं, तो यहाँ पर बहुत जरूरी है सतर्क रहना कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि एट द एंड सफर आप करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। फिर से हम इसी चर्चा को पार्ट 2 में लेकर चलेंगे और डिजिटली यानी कि ऑनलाइन कैसे जो ठग हैं वो किस किस तरीके से लोगों को शिकार बनाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में आपको डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आपका अपना ऐसा कोई अनुभव हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में नहीं बता सकते हैं तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। व्हाट्सएप पे भी एक चैनल बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं उपलब्ध नहीं हूं, तो अगर आपसे कोई टेलीग्राम पर मेरे नाम से रिकवरी, पैसे की रिकवरी के नाम पर अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो पूरी तरह से वो धोखाधड़ी है, उसका शिकार मत होइएगा। मैं आज तक रिकवरी के नाम पर 1 भी रुपए नहीं लेता हूं और ना ही मैं किसी तरह की रिकवरी कराता हूं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।